सेंट जॉर्ज के थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल स्व इलियास विटनी डी के भाई एजा विटनी को अफीम की भारी लत थी। उसकी यह आदत उसकी एक मूर्खतापूर्ण सनक मैं समझता हूँ जब वो कॉलेज में था तब पैदा हुई थी, क्योंकि अपने सपनों और संवेदनाओं का डिक्वेंसी का वर्णन पढ़ने के बाद उसने अफीम का प्रभाव पैदा करने के प्रयास में अपनी तंबाकू को लाननम अफीम का टिमचट से भिगो दिया था। बहुत से अन्य लोगों की तरह उसने पाया कि इस आदत को गले लगाना आसान था, मगर इससे छुटकारा पाना कठिन, और कई वर्षों तक वह इस ड्रग का गुलाम तथा उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की वितृष्णा और दया का पात्र बना रहा। मैं अब उसे देख सकता हूँ, गिरी हुई पलकों और निस्तेज आंखों वाला पीला कुम्हलाया हुआ चेहरा, एक कुर्सी में धंसा वो बर्बाद कुलीन पुरुष। वह जून 1889 की एक रात थी, लगभग ऐसे समय पर जब एक आदमी अपनी पहली जम्हाई लेता है और दीवार पर लगी घड़ी की ओर नजर डालता है। मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैं कुर्सी पर कुछ संभल कर बैठ गया और मेरी पत्नी ने अपनी बुनाई का सामान गोद में रखा और कुछ निराशा के भाव से दरवाजे की ओर देखा। कोई मरीज, उसने कहा, तुम्हें बाहर जाना होगा। मेरे मुंह से एक आह निकली, क्योंकि दिन भर के काम से थका मांदा मैं अभी अभी घर आया था। हमने दरवाजा खुलने जल्दी में बोले गए कुछ शब्दों और फिर लिनोलियम के फर्श पर तेज कदमों की आवाजें सुनी। हमारा अपना दरवाजा एक झटके से खुला और किसी गहरे रंग की पोशाक और काले बुर्के में एक महिला ने कमरे में प्रवेश किया। इस वक्त यहाँ आने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, उसने कहना शुरू किया, और फिर अचानक अपने पर काबू खोते हुए उसने दौड़कर मेरी पत्नी के गले में अपनी बाहें डालकर उसके कंधे पर मुंह रखकर सुबकने लगी। ओह, मैं भारी मुसीबत में हूँ, वह रोते रोते बोली, इसीलिए आपसे कुछ मदद चाहती हूँ। अरे, मेरी पत्नी उसका बुर्का ऊपर उठाते हुए बोली, ये तो केट विटनी है। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। जब तुम कमरे में दाखिल हुई तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह तुम होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास चली आई। मेरी पत्नी के पास आने वाले दुखी लोगों का हमेशा यही तरीका होता था, जैसे पक्षी लाइट हाउस की ओर खींचे चले आते हैं। तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। अब तुम्हें कुछ वाइन व पानी लेना होगा। आराम से बैठो और हमें पूरी बात बताओ, या तुम चाहोगी कि मैं जेम्स को सोने के लिए भेज दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की सलाह व मदद की भी जरूरत है। यह मामला एजा के बारे में है। वह 2 दिन से घर नहीं आया है। उसको लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पहली बार नहीं था कि उसने पति को लेकर अपनी परेशानी के बारे में हमें बताया था, एक डॉक्टर के तौर पर मुझे और स्कूल के दिनों की सहेली के रूप में मेरी पत्नी को। उन शब्दों से हमने उसे शांत किया और दिलासा दी जो उस वक्त हमें सूझे थे। क्या वह जानती थी कि उसका पति कहाँ था? क्या ये संभव था कि हम उसे उसके पास ले आते? ऐसा लगता है कि वह संभव था। उसे इस बात की पक्की जानकारी थी कि हाल के दिनों में जब एजा को तलब लगती थी तो वह शहर के पूर्व में स्थित अफीम के एक अड्डे का उपयोग करता था। अब तक उसकी अफीमखोरी हमेशा एक दिन तक सीमित रहती थी और वह शाम को बदन में ऐंठन के साथ पूरी तरह से बदहाल घर वापस आ जाता था। मगर अब नशा उस पर 48 घंटे सवार रहता था और वह उस जहर को सांस के जरिए भीतर लेते हुए या उसके नशे में बंदरगाह की गोदी डॉक्स के कूड़ा करकट में पड़ा रहता था। उसकी पत्नी को पक्का विश्वास था कि वह अपर स्वैंडन लेन स्थित बार ऑफ गोल्ड में ही मिलेगा, परंतु वह कर क्या सकती थी? कैसे एक युवा व डरपोक औरत उस तरह की जगह तक पहुंचती और आवारागर्द लोगों के बीच घेरे से अपने पति को निकाल पाती? तो मामला ये था और निश्चित रूप से उसका एक ही समाधान था। क्या मैं उसके साथ उस जगह नहीं जा सकता था? और फिर तुरंत ही दूसरा विचार आया कि केट को मेरे साथ जाने की जरूरत ही क्या है। मैं एजा विटनी का मेडिकल एडवाइजर था और इस नाते उस पर मेरा कुछ प्रभाव था। ये काम मैं अकेले बेहतर तरीके से कर सकता था। मैंने उसे वचन दिया कि 2 घंटे के भीतर मैं उसके पति को एक कैब में घर भेज दूंगा, अगर वह सचमुच उस पते पर मौजूद हुआ जो उसने हमें दिया था। और इस तरह 10 मिनट में मैंने अपनी आराम कुर्सी और खुशनुमा बैठक पीछे छोड़ दी थी और एक अजीब से काम, जैसा वह मुझे उस समय लगा था, यद्यपि केवल भविष्य ही बता सकता था कि वह कितना अजीब होने वाला था, पर मैं एक घोड़ागाड़ी में पूर्व दिशा में दौड़ा चला जा रहा था।